दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी पीसीएस के लिए स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट। ठीक है, बाकी पेपर तो आर के हो गए हैं और हम जब टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो अब हम पार्ट्स में करेंगे। जैसे फुल लेंथ टेस्ट भी होगी, सेक्शनल टेस्ट भी होंगे। तो उसमें फुल लेंथ टेस्ट में क्या होगा, 2-3 पार्ट में कवर अप कर लेंगे। जैसे 150 क्वेश्चन हैं तो क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट में सेक्शनल टेस्ट ही चलेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन हैं, 150 क्वेश्चन हैं, तो उसको 2 पार्ट में करा जाएगा। ठीक है, तो चलिए पॉलिटी का टेस्ट है और इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ये चीज़ें, उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक, भारतीय संविधान में बोल रहा है क्या, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है। इसका मतलब कौन से राइट्स दिए गए हैं कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, पहला बोल रहा है अल्पसंख्यकों के अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार, अल्पसंख्यकों का अपने पसंद के शैक्षणिक और संस्थान स्थापित करने का अधिकार, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को करने का अधिकार, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार, किसी भी धार्मिक संस्था को कर रही संपत्ति रखने का अधिकार। तो देखो इसमें स्पेसिफिकली पूछ दिया है क्या, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स। ठीक, तो कल्चरल एजुकेशन राइट्स हमें पता है सिर्फ और सिर्फ पहले और दूसरे वाली की बात कर रहा है। ठीक, जिसमें हमें पता है कि वो आर्टिकल लगभग 29 और 30 वाला जो बात करता है, 29 और 30 की बात कर रहा है, वो पहला और दूसरा ही है। तीसरा और चौथा इसके बारे में नहीं बात करते हैं। तीसरा और चौथा तीसरे वाले में तो सिर्फ एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस का है, तो वो 15 का 4th वाला है, 15 का सब क्लॉज 4th वाला है, जिसमें आप बोलते हो कि हाँ जैसे 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वलिटी है, जहाँ पे सिर्फ इक्वलिटी की बात करती है। उसमें अलग अलग इक्वलिटी दी गई है, कुछ जगह पे बैकवर्ड क्लासेस के लिए, कुछ 16 में दे दिया है नॉर्मली कि हाँ जब भी कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन होंगे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर रिजर्वेशन देना होगा देंगे, तो 16 का 1, 2 ऐसे करके चलता है। इसी तरह 15 का 4 है। और किसी भी धार्मिक संस्था को कर रही संपत्ति करने का अधिकार 26 में है। जैसे 25 से लेके 28 तक ये हमारे प्रॉपर रिलीजन बेस्ड है। ठीक है, रिलीजन बेस्ड है। 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी वाली है। ठीक, 19 से 21 वाले में फ्रीडम की बात हो रही है। फिर 23-24 वाले में हमें पता है क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। ठीक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कल्चरल एजुकेशनल राइट्स की बात कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की किसी उच्च न्यायिक संस्था की प्रथम महिला प्रमुख बनने वाली महिला निम्न में से कौन थी। तो इसमें ये तो फैक्चुअल चीज़ है, लीला सेठ जी थी। कौन थी, लीला सेठ। ठीक, वो हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय की नियुक्ति हुई थी। तो पहली, क्योंकि इन्होंने बोल दिया पहली महिला प्रथम महिला प्रमुख कौन बनी थी, तो हिमाचल प्रदेश की उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ जी। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब जो आर्टिकल्स दिए हैं और उसके साथ दिया हुआ है कौन सा सुमेलित नहीं है। 163 क्या बोल रहा है, राज्य में मंत्री परिषद की सहायता और सलाह। ठीक, 162 भी हमें पता है ना, एग्जीक्यूटिव पावर्स बताता है किसका, गवर्नर का। गवर्नर का बताता है 162 में कि एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होंगी गवर्नर की क्या होंगी। फिर 163 इसमें यही बताएगा ना कि जो राज्य में मंत्री परिषद होंगी, जो काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं राज्य की, वो एड और एडवाइस देंगे गवर्नर को। 163 हो गया। 164 बोलता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, क्योंकि गवर्नर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। फिर आता है सी, 166 के बारे में बोल रहा है, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। अभी मैं कुछ ऊपर बोल के आई हूँ, तो 166 में भारत के राज्य के संबंधित कार्यों की व्याख्या करता है, विधायी शक्तियों की नहीं करता है। मतलब जो कार्यपालिका की जो संबंधित कार्य होते हैं उसकी व्याख्या करता है, इसकी विधायी शक्तियाँ नहीं होती। ठीक है, तो यही वाला आंसर गलत हो जाएगा, मतलब जो पूछा है कि नहीं है। अनुच्छेद चौथा भी देख लेते हैं। 167 क्या बोल रहा है, मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये सही है, इसका मतलब हमारे पास आंसर ये हो जाएगा सी, 166 है, उसका इसमें मैच नहीं दिया हुआ है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे 2 कथन दिए हैं और उसके कारण दिए हैं, मतलब एक अभिकथन है और उसका कारण है। राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने से पूर्व मंत्री परिषद की सलाह लेनी होती है। तो राष्ट्रपति को, अभी हमने इमरजेंसी दिखी होगी और इमरजेंसी में ये सब चीज़ें ब्लंडरों के दिखाई गई हैं। ठीक, बाद में अमेंडमेंट हो गया और उसके अमेंडमेंट की वजह से हुआ कि नहीं, कैबिनेट की जो सलाह होती है वो लेनी पड़ेगी, मैंडेटरी है। फिर उसका कारण क्या बोल रहा है, भारत में कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं, लेकिन वह उन्हें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही प्रयोग कर सकता है। ठीक है,
तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब दोनों ही एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं और एक कथन भी सही है। क्यों? क्योंकि देखो मेन चीज़ यही है कि राष्ट्रपति को जब भी इमरजेंसी घोषित करना होता है तो वो कैबिनेट की सलाह लेगा, और कैबिनेट वर्ड यूज़ किया गया अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। वो चीज़ पहली दर्शाई गई है, इमरजेंसी मूवी में देखी गई है, और ये चीज़ लास्ट पहले हिस्ट्री में हो चुकी है, ठीक। उसका कारण क्या है? क्योंकि राष्ट्रपति जो भारत में कार्यपालिका है, जब भी कोई भी अपॉइंटमेंट होती है या कोई चीज़ होती है तो एग्जीक्यूटिव मेन हेड जो है, हेड इन द सेंस जो नाम का हेड, ठीक है, वो प्रेसिडेंट ही हैं, जो उनके नाम से ही सारी काम होती हैं। बट जो होती है रियल हेड, देखो नॉमिनल हेड कहते हैं प्रेसिडेंट को, रियल हेड होता है कौन? जो कि प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि पूरे मंत्रिपरिषद की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पूरी यूज़ किया है। तो उसने वही तो बोला कि निहित तो है, लेकिन वह उनके प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही प्रयोग कर सकता है, ठीक है। तो यही उसका है और उनका सलाह लेना पड़ेगा, तो उसी का यूज़ कर सकते हैं। तो बी वाला आंसर हमारे पास सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये संविधान में किस अनुच्छेद में बताता है? तो ये 74 का 1 वाले क्लॉज में बोलता है, स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति जो है उसकी कार्यपालिका की जितनी शक्तियां हैं वो मंत्रिपरिषद से सलाह लेके ही करेगा, एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से ही करेगा। और अब एक और चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं कि जो आपातकालीन है, मतलब इमरजेंसी है, 352 नेशनल इमरजेंसी की बात कर रही हूँ, 352 में है, ठीक है, 352 आर्टिकल में, क्योंकि आर्टिकल मैच करने के लिए आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोल रहा है कि भारत की आधिकारिक राजपत्र किस मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय होता है, उसके जो आधिकारिक राजपत्र होते हैं उसके द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। इसमें कुछ ज़्यादा वो सोचने की नहीं है, और ये चीज़ें नॉर्मली क्या कहते हैं उसे, फैक्चुअल होती हैं, जो कि जैसे लीला सेठ वाली बात हो गई या इसकी बात हो गई, तो ये इसी मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के अनुसार सदन में विश्वास मत का उल्लेख है? तो विश्वास मत का उल्लेख है 75 में, ठीक है। उसमें बाकायदा दी गई है जो कि सिक्रेसी जो होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स के बीच में होती है, उस जो सामूहिक रूप से एक लोकसभा में उत्तरदायिता होती है कि जैसे हमारे पूरी एग्जीक्यूटिव, अगर कोई पूछे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या बताता है, याद रखना पार्लियामेंट्री सिस्टम का मेन क्या है कि एग्जीक्यूटिव आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, पार्लियामेंट नहीं, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव हैं, क्योंकि उसी लोकसभा से निकल रहे हैं, राज्यसभा से निकल रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और वो एग्जीक्यूटिव वो रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के, तो वो आर्टिकल 75 से ही विश्वास का मत का उल्लेख है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिएगा और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करिएगा, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लगाना है, ठीक। बोल रहा है भारत का राष्ट्रमंडल में सदस्यता ग्रहण करना, मतलब जो इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी वो उसका इंडिया ज्वाइनिंग द कॉमनवेल्थ, फिर आज़ादी से पूर्व अंतरिम सरकार का गठन, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, ये सब चीज़ें। भारत संविधान की सभा की सबसे पहली बैठक, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसकी सबसे पहली बैठक, भारतीय संविधान का अंकगृत किया जाना, मतलब अडॉप्ट करना। तो अडॉप्शन कब आएगा? जब कॉन्स्टिट्यूशन बन हो जाएगा तब आएगा। तो सबसे पहले जो हमारी हुई थी वो फॉर्मेशन ऑफ द, देखो मेन चीज़ क्या क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि किस किस सालों में कब कब हुई थी। तो जब भारत की संविधान जब बनने जा रही थी, कैबिनेट मिशन प्लान आ गया था, और वो जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, तो ये 9 दिसंबर 1946, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जैसे हम 13 दिसंबर याद करते हैं कि हाँ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पारित किया गया था 1946 में ही, उसकी बैठक में ही, तो उस टाइम भी ये याद कर सकते हैं, ठीक। और फिर भारत ने लगभग हमें स्वतंत्रता जब हम प्राप्त कर लिए थे तो 15 अगस्त 1947 को ही उसने राष्ट्र जो कॉमनवेल्थ है उसकी सदस्यता भी ग्रहण कर ली थी। तो मतलब ये 15 अगस्त को ही हुआ था 1947, ठीक है। और हमें पता है कि भारत के जो संविधान को हम अडॉप्ट किए थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में या एनसीईआरटीज़ के बुक में लास्ट में लिखा हुआ है कि वो 26 नवंबर था 1949, ठीक। और हम नेक्स्ट जो 26 जनवरी 1950 की इसलिए वेट किए थे उसको अडॉप्ट करने के बाद इनेक्ट करने के लिए, मतलब अडॉप्ट हो गया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, पर इनेक्टमेंट कब होगी वो चीज़ 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसलिए क्योंकि लाहौर सेशन में, अब याद रखना 26 जनवरी 1950 को हम वेट किए थे लाहौर सेशन की वजह से, क्योंकि लाहौर सेशन हुआ था, लाहौर में हम स्वराज्य की बात किए थे, पूर्ण स्वराज की बात किए थे, जिसमें याद है जो जवाहरलाल नेहरू ने जो फ्लैग को लहराया था रावी नदी के किनारे। ये फैक्चुअल चीज़ें होती, याद कर लेते हैं।
तो उसमें किया गया था। तो ये हो गया। तो हमारे पास अब तो डेट सारी याद हो गई हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हम जो अंतरिम इंटरिम गवर्नमेंट है वो बैठाई गई, सेकंड होगा। उसके बाद थर्ड आया क्योंकि पहली बैठक हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी और उसके साथ बैठक भी हुई, ठीक। उसके बाद हमारे पास पहले आएगा कि हम सदस्यता प्राप्त कर लिए, प्राप्त करने के बाद आज़ाद हो गया, झंडा फहरा दिए। उसके बाद अब जो चीज़ें हुई, इनैक्टमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी, अरे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बन ही रहा था, अब उसको इनैक्ट करने की बारी थी। बस ये चीज़ें हो गई, हमारा पहला आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के, और इंटरव्यू गवर्नमेंट ही जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं ले गए तब तक वही पार्लियामेंट जैसे एक्ट करती रह गई, अनटिल अनलेस जब तक एक पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद 1951 में हो न गई, 1951 से 1952 तक, तब तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों को संघ में सम्मिलित करना वर्णित है, मतलब किस आर्टिकल में दिया हुआ है कि एडमिशन ऑफ द इंडियन यूनियन टेरिटरीज डिस्क्राइब किया गया है। तो ये 2 में दिया है। देखो पहला वाला आर्टिकल क्या बोलता है पहला आर्टिकल बोलता है कि हाँ इंडियन टेरिटरीज और ये सब चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा बोलता है कि एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट दोनों बोलता है, ठीक है। मतलब एडमिशन स्टेट्स का होना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, ठीक, 2 में। और आर्टिकल 3 भी जिसमें बाउंड्रीज़ को बदलना, नाम बदलना, ये सब चीज़ें जो किसी भी स्टेट का, राज्य की कोई भी बाउंड्री बदल रहे हो, नाम बदल रहे हो, मर्ज कर रहे हो, ये सब चीज़ें आर्टिकल 3 में दी हुई हैं। आर्टिकल 4 में बोलता है कि जो 2 और 3 में दिया हुआ है वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं मानेंगे, बस, और कुछ नहीं। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 2, बस। इसी बहाने याद भी हो गया चारों आर्टिकल। अब आते हैं 9th में। नीचे 2 कथन दिए गए हैं और जिनमें से एक को अभिकथन दिया है, मतलब एक कथन अभिकथन दिया, उसका कारण दे दिया है। राज्यसभा के एक मनोनीत सदस्य का त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित होता है। अच्छा ठीक है, रेजिग्नेशन जो भी नॉमिनेटेड राज्यसभा के होते हैं एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट को। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति में राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, ठीक। तो देखो सबसे पहले इसने बोला कि राज्यसभा के एक मनोनीत सदस्य हैं, वो त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित होता है, ठीक। तो पहले वाले में क्या गड़बड़ है कि अगर कोई राज्यसभा का जो भी अगर क्या कहते हैं नॉमिनेटेड मेंबर होगा तो वो राष्ट्रपति को क्यों त्यागपत्र देगा? अगर वो रिजाइन करना चाहता है तो अपने सभापति, मतलब राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा, जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं, उनको देगा ना। तो वो पहला वाला तो गलत हो जाएगा। फिर आर्टिकल 80 में बोलता है कि हाँ जो 12 सदस्य होते हैं और 12 सदस्य जो नॉमिनेट किए जाएंगे वो किस किस विषयों पे किए जाएंगे। तो एक तो होता है साइंस, मतलब विज्ञान, फिर आर्ट्स होता है, कला होता है, फिर समाज सेवा होती है, साहित्य होता है, ये सारी चीज़ों का होता है, ठीक। उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नहीं होता है क्योंकि हम गवर्नर में कोऑपरेटिव सोसाइटी याद रखना, यहाँ पे लैस होता है, वहाँ पे क्लास होता है, ठीक, वो एक ट्रिक है। तो इसका मतलब सेकंड वाला सही है। और आर्टिकल 80 तो राज्यसभा के बारे में बात करता है, आर्टिकल 81 जो है वो लोकसभा के बारे में बात करता है। बस ये आर्टिकल्स याद कर लेना, तो आंसर हो जाएगा डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित अनुच्छेदों को उनके संवैधानिक तात्पर्य से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर करिए, ठीक है। तो हमारे आर्टिकल्स मैच करने हैं। 131 किससे मैच कर रहा है, मतलब देखना पड़ेगा। 131 जो है वो बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को संघ और राज्य के मध्य विवादों में मूल जो क्षेत्राधिकार है, मतलब जो हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ओरिजिनल जुडिक्शन है, तो 131 में दिया हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने 143 को अप्लाई करके जो प्रेसिडेंशियल एडवाइस मांगते हैं, और 142 को जो कि कंप्लीट जस्टिस बोलता है कि अगर मान लो संविधान में दिया हुआ है कि अगर कोई चीज़ अन्याय हो रही है, कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पर क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, अपनी जो कंप्लीट जस्टिस की पावर्स है उसको यूज़ कर सकता है, जिसमें वो बता सकता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब बिना किसी से परमिशन लिए हुए भी वो चीज़ें रेक्टिफाई की जा सकती हैं समाज में। इसी तरह 143 में प्रेसिडेंशियल एडवाइस की बात होती है कि जब प्रेसिडेंट का जब भी मन हो तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, जबकि गवर्नर में ऐसी चीज़ें हुई हैं ना कि जो साउथ में बहुत सारे बिल्स को पेंडिंग किया गया था, अथाह बिल्स पेंडिंग हुई थी 10-12 जो भी हुई होंगी, उसके बाद वो पारित नहीं हो रही थी, गवर्नर जानबूझ के उस पर स्टे लगाया हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ, तो इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे कोई ना कोई एक टाइमलाइन होनी चाहिए जिसमें कि उस पर दबाव पड़े गवर्नर पे कि हाँ इस टाइम में बिल को आप पारित करके दो। जैसे बहुत सारे जो स्कीम्स होती है वो अलाउ कराने के लिए दिया जाता है, और जबकि अगर बिल पे कोई बैठ जाएगा तो पारित ही नहीं होंगी बस। तो इसीलिए वो चीज़ें हुई हैं। शायद सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि 3 महीने का एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक सबसे बड़ा लूप होल है कि सब कुछ सही दिया हुआ है पर टाइम नहीं दिया गया कब करके देना है, ठीक है, वो बात अलग होगी। 131 जो 143 142 आर्टिकल भी याद हो गया। अब
131 में आर्टिकल में दिया है कि जिसमें जो संघ बना है ना राज्य और उसके जो राज्यों के विवाद में जो सुप्रीम कोर्ट है वो ओरिजिनल जुडिक्शन दे सकता है। अगर मान लो तुम ही सोचो कि अगर दो राज्य के बीच में अगर कोई भी स्टेट्स और बाउंड्रीज की लड़ाई हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा ना, क्योंकि हाई कोर्ट तो करना ही नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट में भी फेवर कर सकता है उस पर्टिकुलर स्टेट का, बट यहाँ नहीं हो सकती। अब आते हैं 136 में, तो यह जो सुप्रीम कोर्ट है विशेष अनुमति जैसे अभी अनुमति याचिका जो होती है के माध्यम से न्यायाधिकरण जो न्यायालय से वो हस्तक्षेप करने की शक्ति दे सकता है। तो 136 का जो सेकंड वाली बात है कि ये है कि सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अनुमति याचिका द्वारा, मतलब एसएलपी की बात हो रही है, किसी भी निर्णय में हस्तक्षेप करने का अधिकार है, तो है सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है कि भाई स्पेशली पिटीशन की बात हो रही है तो 136 में दिया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है 142 वाला कंप्लीट जस्टिस के बारे में, ऐसे ही इसमें स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, उसके लिए भी 136 में राइट है। ठीक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट है तो आर्टिकल्स हमें आना चाहिए। 262 में जो है वो बोलता है कि अंतर्राज्यीय नदी का जो जल विवाद होता है, जो इंटरस्टेट डिस्प्यूट होते हैं वाटर में, तो वो कर सकता है। तो 262 के बारे में बोल रहा है। अनुच्छेद जो है 263 अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है वो, ठीक है, तो इस्टेब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल्स में, और इंटर स्टेट काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, जोनल काउंसिल और इंटर स्टेट काउंसिल। आगे अगर क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो पहला वाला हमारे पास आंसर हो जाएगा, देखो ए का 3 हो गया, बी का 2, डी का 1 और ये डी का 4। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में किस न्यायिक वाद को मंडल आयोग मामला के रूप में भी जाना जाता है? मतलब जो जुडिशियल मंडल कमीशंस के बारे में, कौन से जुडिशियल केस को भी जाना जाता है? तो मंडल कमीशन में जाना जाता है इंदिरा साहनी केस को जाना जाता है। ठीक है, मंडल कमीशन में जो ओबीसीज के लिए जो रिजर्वेशन की बात आई थी, तो मंडल कमीशन नाम जाता है, इंदिरा साहनी केस भी जानते हैं कि उसमें बोला गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एक ब्रीच जो है, इसमें यही सिंपल था कि एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे चलाने के लिए एक नॉर्मल 50% या उससे कम ही होना चाहिए रिजर्वेशन, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो ब्रीच कर जाएगा, मतलब लूप होल्स हो जाएंगे। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनुच्छेद 201 के तहत जब राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को विचारार्थ रखा जाता है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। पहला बोल रहा है राष्ट्रीय महत्व के या केंद्रीय विधियों के विपरीत विधेयकों को इस अनुच्छेद के तहत आरक्षित किया जा सकता है। संविधान में इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्णय के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो जो बात मैंने बोली है ऊपर, ये दोनों ही कथन सही हैं, मतलब 1 और 2 विल राइट आंसर। कि 201 में अभी मैं जो बोल के आई हूँ, तो 200 के पास जो आर्टिकल 200 है उसके पास राइट है, किसके पास? गवर्नर के पास, कि वो बिल्स को रोक सकता है। ठीक, पर 201 में बोल रहा है कि जब रोकेगा क्यों? क्योंकि वो दे सकता है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट के पास रख सकता है। तो उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिसके लिए अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बोला है कि जो समय सीमा निर्धारित करनी ही चाहिए। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 1, 2 दोनों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान के अनुच्छेदों और अनुसूचियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो कौन सा कथन अनुच्छेद और अनुसूचियों में सही है? पहला बोल रहा है अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों से संबंधित विषय राज्य सूची में आता है। न्याय प्रशासन को संविधान की संघ सूची में स्थान दिया गया है। पोस्टल सेवाएं और टेलीग्राफ संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो भी अनुसूचियां दी हैं एक बार देख लेते हैं। तो पहला वाला कथन तो बिल्कुल सही है कि पहला वाला कथन जो है अंतर्राज्यीय और नदियों की जो घाटियां हैं और संबंधित राज्य सूची में आती हैं। इसमें तो जो पहला है अंतर्राज्यीय और नदी घाटियों के बीच में, क्योंकि इंटर स्टेट्स के बारे में बात कर रहा है, तो इंटर स्टेट किसी विषय सूची में तो नहीं आ सकता, मतलब राज्य की सूची में तो नहीं आएगा ना, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फेवर कर सकता है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। न्याय प्रशासन को संविधान की संघ सूची में स्थान दिया गया है। जो न्याय प्रशासन है वो भी गलत है, इसमें संघ सूची में स्थान नहीं दिया गया है न्याय प्रशासन को। ठीक है, ये सेकेंड वाला भी गलत हो जाएगा, पहला वाला भी गलत है। ठीक, और इसमें ये भी सेम है, कॉन्करेंट लिस्ट में ही रहता है समवर्ती वाले में। ठीक है, अब लास्ट में बोल रहा है पोस्टल सेवाएं जो है टेलीग्राफ संघ की सूची में आते हैं, बिल्कुल यूनियन लिस्ट में डाली गई हैं टेलीग्राफ की सेवाएं। ठीक है, बैंकिंग ये सब चीज़ें होती हैं जो यूनियन लिस्ट में होती हैं। तो हमारे पास 13 का हो जाएगा आंसर नंबर सी, मतलब केवल 3 आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्चतम न्यायालय को संविधान द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध रिट जारी करने की शक्ति दी गई है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को बारे में बात बोल रही है। उच्चतम न्यायालय के केवल तभी रिट जारी कर सकता है जब मामला भारत सरकार के किसी अधिनियम के तहत आता हो।
तो देखो रिट जारी करना हमें पता है आर्टिकल 32 है, बट इसमें जो सेकंड वाला बोला है कि भारत के किसी अधिनियम के तहत आता है तभी रिट जारी कर सकता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, गलत है। ठीक है, सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, उसके अधिनियम में नहीं आना चाहिए। ये वाला कंपल्शन क्रिएट कर रहा है ना, फिर जहाँ पे भी एग्जामिनर ये बोले कि केवल इसी चीज़ में, तो वहाँ पे एक डाउट आ जाती है। तो पहला वाला तो बिल्कुल कथन सही है कि मूल अधिकार जब भी उल्लंघन किए जाएंगे, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उसमें आप जा सकते हो, और इवन जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों के पास पावर्स अच्छी खासी हैं रेट जारी करने की। बट अगर सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की रेट भी हो सकती हैं, बट हाई कोर्ट में अदर चीज़ों के लिए भी अगर हम जाते हैं, तो इसीलिए इसके पास एक्सपेंशनरी पावर्स हैं, थोड़ा ज़्यादा पावर्स हैं, थोड़ा सा ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के कंपेयर में। ठीक है, तो इसका हमारे पास ये हो जाएगा, और ज़रूरी नहीं कि सरकारी तहत बिना हो तभी भी जारी कर सकता है। ठीक, अधिनियम की उसमें कंपल्सन क्रिएट करने की बात नहीं थी। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। हमारे मौलिक जो कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उसके बारे में बोल रहा है। संविधान के अनुच्छेद 51A में उल्लिखित है, सभी मौलिक कर्तव्य सीधे रूप से नागरिकों पर लागू होते हैं, न कि राज्य या संस्थानों पर लागू होते हैं, ये उल्लिखित किया गया है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है उच्चतम न्यायालय ने कुछ मामलों में यह स्वीकार किया कि मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए संसद विधि बना सकती है। तो वो तो बातें चल रही हैं कि यहाँ पे अगर लॉ बनानी चाहिए, क्योंकि हम जिस हिसाब से हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कुछ भी नहीं समझते हैं, उस हिसाब से सही है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। 51 के ए में ही किया गया है कि वो स्टार्ट ही करता है ना, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया वाली कहानी है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। कथन बोला है संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को परिवर्तित नहीं कर सकता। हाँ, कि अमेंडमेंट जो है बेसिक स्ट्रक्चर्स को आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब डिस्टर्ब नहीं कर सकते। केशानंद भारती केस जो है 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषित किया है कि संविधान की मूल संरचना संसद की संशोधन शक्ति से परे है। जो केशानंद भारती केस है वो सबसे ज़्यादा अच्छा खासा केस था, जो कि चेंज लाया था बेसिक स्ट्रक्चर के लिए, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है कहीं दिया नहीं है। बस ये याद रखना कि वो जो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब जो हम जुडिक्शन है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसको इवॉल्व किया गया है। तो दोनों एकदम बिल्कुल सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं कि वो संशोधन करने की शक्ति से परे है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य के नीति निर्देशक DPSP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ठीक है, देख लेते हैं। बोल रहा है पहला कि संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत सभी निजी स्वामित्व वाली संपत्ति समुदाय का भौतिक संसाधन होती हैं, मतलब पर्सनल जो प्राइवेट मटेरियल ओन प्रॉपर्टी होती है, मतलब मटेरियल रिसोर्सेज फ्रॉम द कम्युनिटी वाली बात आती है 39B में। संसद अनुच्छेद 31C के तहत ऐसे किसी कानून को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों से परे रख सकती है, और यदि उसका उद्देश्य अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करना हो तो 17 में बी वाला बिल्कुल सही है। जो हम 31C में ये बात बोली है कि हम आर्टिकल 14 और 19 को, जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको भी हम प्रायोरिटी नहीं देंगे अगर 39B और C को लागू करना रहा तो। ठीक है, उस चीज़ के लिए बोली गई है इस बात। ठीक है, और मिनर्वा मिल्स केस में इस बात बोल दी गई कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, और ये चीज़ें दी गई हैं। और 25th अमेंडमेंट में ये चीज़ बोली गई थी, जो 39B और C की जो प्रायोरिटी है, कि मतलब 39B/C इज़ मोर प्रायर देन द 14 और 19। अगर उसको लागू करने के लिए हमें 14 और 19 से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा तभी भी कर जाएंगे। ये 25th अमेंडमेंट में हुई थी 1971 में, 25th अमेंडमेंट 1971 में ये बात बोली गई है। ठीक है, और पहला वाला इसलिए गलत है क्योंकि जो समुदाय की भौतिक संसाधन वाली बात बोली है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिनाइल फैक्ट किया है कि सारे प्राइवेटली ओन जो प्रॉपर्टी हैं वो सारे मटेरियल रिसोर्सेज में नहीं आते कम्युनिटी के, इसलिए पहला वाला गलत है। तो हमारे पास आंसर जो हो जाएगा हमारे पास ये सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि पेशा मतलब पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों में अधिनियम पेशा 1996 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। मतलब कंसीडर करते हैं ना एक्सटेंशन ऑफ दिस पंचायत में। पंचायत पेशा वहाँ लगता है जहाँ पे पंचायत जो नॉर्मल पंचायत है वो नहीं लग सकता। ठीक, पहला बोल रहा है ग्राम सभाओं को जमीन और खनिज संसाधनों पर नियंत्रण और स्वामित्व का अधिकार प्राप्त है। इसके तहत ग्राम सभाओं को शराब निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार होता है। इसके तहत ग्राम सभाओं को भूमि अधिग्रहण और जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी व्यक्तियों द्वारा भूमि की खरीद पर निर्णय लेने का भी अधिकार नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, पहला और दूसरा सही है। तीसरे वाले में अधिकार प्राप्त होता है, ये गलत है।
लास्ट वाला स्टेटमेंट जो इसके तहत बोला है कि ग्राम सभा डू नॉट हैव द राइट, ग्राम सभा के पास ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स हैं कि वो लैंड एक्विजिशन, और अगर कोई बाहर से ट्राइबल एरियाज़ में इंटेक मतलब आउटसाइडर्स जो है और वो इंटरफेयर कर रहा है तो वहाँ पे उसके पास राइट्स है कि वो कर सकता है पेशा के तहत, ठीक है। तो पहला और दूसरा ही सिर्फ राइट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के न्यायालय की अवमानना में, मतलब अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो न्यायालय की मतलब कंटेम्प्ट में परिभाषा को सीमित और स्पष्ट कर सकती है। तो संसद के बाद अधिकार होगा ही। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत न्यायपालिका की आलोचना नहीं की जा सकती है। तो अगर अब व्यक्ति कर रहे हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसमें कर सकते हैं, बट एक लिमिट है, जो कि आप बोले हो ना सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में कि किस हद तक कर रहे हो। इतनी आलोचना, क्रिटिसिज्म एक नॉर्मल कहा जाता है, क्रिटिसिज्म में होता है ना पॉजिटिव मिल जाता है कि हाँ ठीक है इन्होंने ऐसा काम नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें हद तक सही हैं। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट जो है वो एक कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक एक्ट भी बनाया गया है 1971 के तहत, जिसमें आप संसद ने क्लैरिफाई किया है कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो स्पष्ट, तो संसद कर सकता है। अगर पूछे कि संसद ये बना सकता है तो हाँ संसद बैठा ही बनाने के लिए है, सिर्फ और सिर्फ पहला वाला सही हो जाएगा। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन परमादेश रिट मतलब मैंडेमस की संवैधानिक प्रकृति को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो यह न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को उस कार्य को करने का आदेश है जिसे करने का वो कानूनी रूप से अधिकारी हो। तो पहला वाला ही सही है, क्योंकि उसमें यही दिया हुआ है कि जो एक तो रिट आती है 32 में, तो सारी रिट हमें पता होनी चाहिए। रिट 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए है, 226 हाई कोर्ट के लिए है, ठीक। मैंडेमस में ये बात बोली गई है कि अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है कि अगर कोई आप लीगली एंटाइटल हो काम करने के लिए तो आप काम कर सकते हो बस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के निहित न्याय के सिद्धांत के सबसे उपयुक्त व्याख्या करता है। मतलब प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस की सबसे अच्छी व्याख्या कौन करता है, तो ये राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की दिशा में कार्य करना चाहिए। ये चीज़ें प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक्सप्लेन करती है, ठीक है। मतलब पॉलिटिकली जस्टिस मीन्स क्या होता है न्याय वाली चीज़ में, तो उससे सिर्फ जस्टिस नॉर्मली जस्टिस नहीं होता, तो सोशली, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जो सेप वाली फीलिंग है ना, जो हम फंडामेंटल उसमें प्रियम्बल में भी चीज़ दी हुई है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में जो एडवोकेट्स हैं, मतलब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एडवोकेट्स एंड जुडिशियल प्रोसेसेस में अधिवक्ताओं और न्यायिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है सामान्यतः भारत के नागरिकों को अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति देता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इंडियन सिटीजन्स को अलाउ करता है रजिस्टर करने के लिए कि वो एडवोकेट की तरह रजिस्टर कर सकते हैं। सेकंड बोल रहा है उच्चतम न्यायालय के समक्ष केवल वही अधिक जो एडवोकेट्स में प्रैक्टिस कर सकता है जिसे सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया हो। तो देखो उनको ही नहीं, नॉर्मली दूसरों को भी मिलता है, तो ये 22 का जो पहला वाला ही सही है, ठीक है। क्योंकि जो एडवोकेट एक्ट है 1961 में है, तो 24(1) जो धारा लगी रहती है उसमें ये बोला है कि केवल भारत के नागरिक जो हैं, उसी भारत के नागरिक हैं वही एडवोकेट की तरफ पंजीकृत कर सकते हैं, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट में जो कोर्ट ऑन रिकॉर्ड होते हैं वो कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि सीनियर एडवोकेट होंगे तभी कर सकते हैं प्रैक्टिस, जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में मैंशनड है वो कर सकते हैं, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के ब्रिटेन की कार्यपालिका के ढांचे की तुलना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। ब्रिटेन एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर है उसकी कंपैरिजन बोल रहा है, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल को संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है, जबकि भारत में मंत्रिपरिषद संविधान में उल्लिखित एवं संरक्षणात्मक निकाय है, ठीक है। भारत में कार्यपालिका का प्रमुख मतलब प्रधानमंत्री सदस्य का संसद का सदस्य होना आवश्यक नहीं है जैसे ब्रिटेन में है। एक मिनट, वहाँ पे जो है वहाँ पे अलग है, यहाँ पे है कि हाँ वहाँ पे तो है लोकसभा मतलब जो निम्न है उनके होना ही चाहिए, यहाँ पे है कि उन दोनों में से कभी भी हो सकते हैं। नहीं है तो 6 महीने में जो क्या कहते हैं मिनिस्टर्स की आप पद्धति है उसको धारण कर लीजिए, तो 23 का सिर्फ और सिर्फ पहला वाला हो जाएगा कि जो कैबिनेट होती है ब्रिटेन में वो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन नहीं है, जबकि जो हमारे इंडिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो जो कि देखो सबसे मेन है 74 और 75 जो आर्टिकल्स हैं, ये सब चीज़ें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब चीज़ों के बारे में बोल रहा है कि उसमें स्पष्ट लिखित है ना कि भारत के संविधान में मंत्री परिषद होंगे मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, वो होने चाहिए। 74 और 75 में लिखा है, जबकि वहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक, इसलिए। अब आते हैं छावनी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, मतलब कैंटोनमेंट बोर्ड की बात कर रहा है। बोल रहा भारत में स्थापित अधिकांश छावनियाँ जो स्वतंत्रता पूर्व की हैं मतलब प्री इंडिपेंडेंस की हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ये बात तो सही है। छावनी स्टेशन कमांडर बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होता है बोर्ड का, जो कमांडर होता है
वो कैंटोनमेंट बोर्ड का, दोनों बिल्कुल सही हैं। ठीक, म्यूनिसिपैलिटीज़ वाले में जो 4-5 कैटेगरीज पढ़ते हैं उसमें है दिया हुआ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो ऐड किया गया था। अब आते हैं 25 में, विधान सभा और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए योग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ठीक है, जो आप बोल रहे हो कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स बनेंगे कौन कौन से, वो व्यक्ति विधानसभा के लिए चुने जाते हेतु कम से कम लगभग 35 वर्ष का होना ही चाहिए। ठीक है, वह व्यक्ति विधान परिषद के लिए चुने जाने के हेतु जो है कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला ही सही है, बी वाला, जिसमें बोल रहा है। पहले वाले में जो बोला है इसने कि लेजिस्लेटिव असेंबली में 35 साल के होना चाहिए, वो गलत है। ठीक है, तो ये वाले में 30 वर्ष होना चाहिए बस। जैसे क्राइटेरिया राज्यसभा की है, उधर उनके 25 साल हैं और इधर हमारे पास 30 साल है, तो ये 35 वाला गलत है। ठीक, तो इतना बहुत है। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे, बाकी की जो क्वेश्चन होंगे 2-3 सेशन में कर लिया जाएगा। नेक्स्ट सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करा जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।